और लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 246A के बारे में बात की थी और हमने बात की कि भाई आर्टिकल 246A के थ्रू मतलब या यूं कहूं कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 246A को इंसर्ट किया गया और उसके थ्रू एम्पावर किया गया सेंट्रल और स्टेट को। किस बात के लिए एम्पावर किया गया? कि सेंट्रल और स्टेट मिलके जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाएंगे और टैक्स लगाएंगे। डिलीशन ऑफ पावर किया गया कि कुछ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉज जो पहले लगा करते थे वो अब नहीं लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वैट सीएसटी अब नहीं लगेगा। क्लैरिफिकेशन दिया गया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आते, आएंगे जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता और इसको हमने उस दिन बात की थी, जीएसटी अभी नहीं और कभी नहीं। ठीक है, ये एक डायग्राम हमने बनाया था। तो शुभम आप बैकअप तो कुछ आपने लिया ही नहीं होगा, ये तो फर्स्ट क्लास है आपकी, राइट? ठीक है, चलिए अब हम आगे की जो बात कर रहे हैं वो कंटेंट आपको समझ में आएगा जो भी मैं बताने जा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे या बीच में लगे कि नहीं मेरे को लिंक नहीं बैठ रहा है तो इमीडिएटली आप मुझे पॉज करिए, पूछिए। 1 घंटे की क्लास होगी, वो आपको एक बैकअप लेना पड़ेगा, बट अभी जो कंटेंट है मैं कोशिश करूंगी समझ में आए आपको। ठीक है, तो अब हम, ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये जीएसटी क्या है? एक तरीके का टैक्स है। ये टैक्स कब लगेगा? जब सप्लाई होगी। कब लगेगा? जब सप्लाई होगी। ठीक है, कौन लगाएगा ये टैक्स हमारे पर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। ठीक है, किस पर लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो पहला सवाल क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा एज अ वन नेशन वन टैक्स। कब लगेगा? जब सप्लाई होगी। किसकी सप्लाई होगी? या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी या दोनों की होगी। और कौन लगाएगा हमारे ऊपर जीएसटी? सेंट्रल एंड स्टेट मिलके, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। ये सप्लाई क्या है? ये घटना है या दुर्घटना है, इसे कुछ भी कह दीजिए। अगर सप्लाई नाम की घटना घटी तो जीएसटी लेवी होगा और अगर सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवी? लेवी का मतलब होता है इंपोज होना। ठीक है, एक शब्द मैं बार बार बोल रही हूं, लेवी। लेवी का मतलब इंपोज होना, लगना। ठीक है, तो जीएसटी कब लगेगा? जब सप्लाई होगी। जीएसटी लॉ ये कहता है कि भाई सप्लाई ना 2 तरीके की हो सकती है। जीएसटी लॉ के हिसाब से सप्लाई 2 तरीके की हो सकती है। या तो सप्लाई होगी इंट्रास्टेट सप्लाई या सप्लाई होगी इंटर स्टेट सप्लाई। पूरे जीएसटी लॉ में हम 2 ही ये टर्म बार बार बात करेंगे, या तो सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई या सप्लाई होगी इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब अगर बहुत सामान्य शब्दों में बात करूं तो कहते हैं राज्य के भीतर, राज्य के अंदर, है ना। अगर राज्य के अंदर सप्लाई हुई तो इंट्रा स्टेट, और अगर राज्य के बाहर हुई तो इंटर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हुआ तो इंटर स्टेट और विद इन स्टेट हुआ तो इंट्रा स्टेट। ऐसा हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। लेकिन जीएसटी लॉ किस सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहता है और किस सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कहता है, ये अब हम बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो अब ना आप
ये लाइन डायग्राम बनाओ, है ना, आप ऐसा लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लो। नोटेड? अनु हो गया? नोट कर लिया इतना? शुभम? हाँ कर लीजिए। मेरे साथ साथ ये भी नोट करिए, ठीक है? पहले एक बार एक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। लिखा है मैंने शब्द LOS POS, LOS POS, ठीक है? यानी जीएसटी लॉ इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए दो फैक्टर को कंसीडर करता है, LOS एंड POS, ठीक है? अब बात करेंगे व्हाट इज दी LOS, व्हाट इज दी POS, ठीक है? अच्छा ठीक है, ऐसा आपके पास इसी तरीके से आपने लिखा है, इसके नीचे ही लिख लीजिए LOS बराबर लोकेशन ऑफ supplier, means state or UT where supplier is registered under GST law. और दूसरा फैक्टर है POS बराबर प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट और UT where supply is deemed completed. नोटेड? लिख लिया? ठीक है, देखिए हमने बोला कि भाई सप्लाई पे जीएसटी लेवी होगा और जीएसटी लॉ कहता है कि सप्लाई दो तरीके की हो सकती है, या तो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई या होगी इंटर स्टेट सप्लाई।
इंट्रा स्टेट सप्लाई को जीएसटी लॉ कैसे डिफाइन करता है कि भाई अगर दो चीजें, दो कौन सी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुई तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, क्या होती है लोकेशन ऑफ सप्लायर? एलओएस बराबर लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लाई करने वाले की लोकेशन। अब किस जगह को हम सप्लाई करने वाले की लोकेशन माने? जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लायर क्या है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर है। जिस राज्य में सप्लायर ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है वही राज्य उसकी क्या होगी, लोकेशन। ठीक है, जैसे किराने का व्यापारी है, अगर उसने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी का तो राजस्थान उसकी लोकेशन, अगर एमपी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो एमपी उसकी लोकेशन, यूपी में ले रखा है तो यूपी उसकी लोकेशन। सवाल नंबर 2, भाई आपने पूछा मैम रजिस्ट्रेशन लेंगे कब, कौन लेगा, किस लिमिट पे लेगा, वो हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल हमें क्या फैक्ट पे बात करनी है, जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन लिया वही आपकी लोकेशन। ठीक है, दूसरा फैक्टर मुझे कंसीडर करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जिस जगह पर सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी, डीम्ड का मतलब मान ली जाएगी। ठीक है, जिस राज्य में सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी वो राज्य क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम किस राज्य को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, किस राज्य को मानेंगे हम सप्लाई कंप्लीट हो गई, ये हमें कौन बताएगा? प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। और इसका भी क्या है, एक सेपरेट चैप्टर है, एक डिटेल चैप्टर है कि किस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो जिस जगह को इन प्रोविजंस के हिसाब से हमने प्लेस ऑफ सप्लाई माना, ठीक, उस स्टेट को हम कंसीडर करेंगे। जब जैसे जैसे आप जीएसटी लॉ में आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि किस स्टेट को हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। लेकिन अभी के लिए अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर जयपुर है और प्लेस ऑफ सप्लाई अजमेर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर जयपुर है और प्लेस ऑफ सप्लाई अजमेर है, तो ये क्या हुए, सेम स्टेट। सेम स्टेट हो गए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में। कौन सा स्टेट है, राजस्थान, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसे क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लिखिए, एग्जांपल लिख लीजिए। नोटेड इतना? ठीक है। अच्छा, अगर मान लें लोकेशन ऑफ सप्लायर है अंडमान में और प्लेस ऑफ सप्लाई है निकोबार में, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार अलग अलग यूनियन टेरिटरी है या एक ही है? एक ही, एक ही। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, सेम यूनियन टेरिटरी, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटी सप्लाई। इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटी सप्लाई, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटी सप्लाई।
ठीक है, इतना लिखा। अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट हुई, ठीक है, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट हुई तो उसके ऊपर क्या लगेगा? क्या लगेगा? CGST प्लस SGST। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो क्या लगेगा? CGST प्लस SGST, है ना? CGST प्लस SGST। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और CGST और SGST में रेशो कैसा होता है? 1:1 का, 1:1 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1? अगर CGST की रेट 9% हुई तो SGST भी 9% ही होगा। अगर CGST 14% हुआ तो SGST भी 14% ही होगा। ये CGST है ना, ये बड़े कमजोर दिल का व्यक्ति है, इसको डर लगता है, ठीक है। जो जैसे जिनको ज्यादा डर लगता है उनको बोल दे रात को 2 बजे जा तू छत पे जा, जाएंगे? छत पे नहीं जाएंगे। फिर किसकी जरूरत होती है? भाई की, बहन की, मम्मी की। घर में XYZ बोले नहीं तू भी मेरे साथ चल, ठीक है। CGST ऐसा ही है, कमजोर दिल का व्यक्ति, डर लगता है इसको। तो CGST को हमेशा क्या चाहिए? साथ, किसी का साथ। तो CGST ने यहां पे किसका हाथ पकड़ लिया? SGST का, ठीक है। अगर यही इंट्रा यूटी सप्लाई हुई तो क्या लगेगा? CGST प्लस UTGST। डर लगता है ना CGST को, तो CGST ने यहां किसका हाथ पकड़ लिया? UTGST का। एंड CGST का मतलब तो आप समझ गए। UTGST स्टैंड्स फॉर, हाँ, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेम रेशो कैसा है? 1:1 का, ठीक है, बराबर बराबर है। मतलब देखो CGST और SGST में 1:1 का रेशो है। यानी CGST कमजोर दिल का, इसे डर लगता है, इसको छत पे जाना है, तो किसका साथ चाहिए? SGST का। यानी भूत खाएगा तो एक को खाएगा, दोनों को खाएगा? दोनों को खाएगा, बराबर खाएगा ना, बराबर खाएगा। यहां पर भी CGST एंड UTGST को बराबर डर लगता है, भूत खाएगा तो यहां पे भी दोनों को बराबर खाएगा। इसका मतलब CGST और SGST दोनों बराबरी में है। बराबरी में मतलब फायदे में भी बराबरी और नुकसान में भी बराबरी। इसका इसीलिए GST को हम क्या कहते हैं? ड्यूअल GST सिस्टम। Why it is a dual GST? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर है। इक्वल पावर कैसे? भाई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेवी और कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और SGST कौन लेवी और कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। बराबर बराबर 9% CGST सेंट्रल के पास चला जाएगा, 9% SGST स्टेट के पास। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं GST से रिलेटेड पावर जो है वो कॉन्करेंट पावर है, साथ साथ पावर है। किसको? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को। इसीलिए ये क्या कहा जाता है? ड्यूअल GST सिस्टम। इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई डाउट किसी भी तरीके का, छोटा मोटा बड़ा? कुणाल कुछ पूछना है, शुभम कुछ पूछना है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अच्छा, ये बात समझ में आई ना? ड्यूअल GST सिस्टम क्यों बोला? इक्वल पावर है ना? इक्वल पावर है किसके बीच में? हाँ, इक्वल पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, है ना? लेवी एंड कलेक्शन, दो शब्द यहां पे यूज किए। लेवी का मतलब इंपोज करना, कलेक्शन का मतलब वसूल करना,
ठीक है, तो लेवी मतलब लगाना और कलेक्शन मतलब वसूल करना, ठीक है। चलिए अब हमने दूसरी बात की, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसको कैसे लिखें, मान लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर है अजमेर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है भोपाल। भोपाल समझते हैं कहाँ है, कहाँ है? पटना। और करेंगे भारत भ्रमण थोड़ा सा, हाँ कहाँ है भोपाल? उत्तर प्रदेश में है, किसी प्रदेश में पहुंचाएं, मध्य प्रदेश की, हाँ। सो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी सप्लायर कहां रजिस्टर्ड है, अजमेर राजस्थान में, और सप्लाई कहां कंप्लीट हुई है, मध्य प्रदेश में। दो स्टेट हो गए ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में, तो क्या कह दें इसे, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। लिख लो, एग्जांपल लिख लो। नोटेड, ठीक है। चलिए दूसरा, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, नहीं जयपुर नहीं, एक सेकेंड, लोकेशन ऑफ सप्लायर है दमन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है चंडीगढ़। लोकेशन ऑफ सप्लायर है दमन, प्लेस ऑफ सप्लाई है चंडीगढ़। क्या है दोनों, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी, सेपरेट यूटी है, ठीक है। दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, क्या बोलेंगे इसे, इंटर यूटी सप्लाई, इंटर यूटी सप्लाई, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी क्या बोलेंगे, इंटर यूटी सप्लाई, ठीक है ना, ओके। चलो थर्ड, लोकेशन ऑफ सप्लायर है चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई है अंडमान। सप्लायर है चेन्नई में और सप्लाई कंप्लीट हुई है अंडमान में, मतलब एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, दो स्टेट है तो भी इंटर स्टेट, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी है तो भी इंटर स्टेट, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, आईजीएसटी, क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। और आईजीएसटी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लेवी एंड कलेक्शन बाय, कौन लेवी और कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट,
लेवी एंड कलेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट। हमने बोला CGST एंड SGST में क्या है, 1:1 का रेशो है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करेगी, SGST स्टेट गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करेगा। बराबर बराबर। मोदी जी और ममता दीदी तलवार लेके खड़े नहीं होंगे, दोनों में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, बराबर बराबर। लेकिन IGST कौन लेवी और कलेक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमने क्या बोला, GST कैसा सिस्टम है, ड्यूअल GST। तो यहां पे तो ड्यूअल GST है, लेकिन यहां कैसे होगा ड्यूअल GST? यहां पे तो ममता दीदी रोने लगेंगी ना, बोलेंगी तुमने हमारे अधिकार छीन लिए, सारा का सारा IGST तुम लेवी और कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ममता दीदी तलवार लेके ना खड़ी हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आता है ना, यहां दिखता है ड्यूअल GST सिस्टम, लेकिन यहां तो ड्यूअल GST सिस्टम नहीं दिखता। तो अब क्या होगा, half of IGST shall be reimbursed to the destination state. Half of the IGST shall be reimbursed to the destination state। एक बार ये लिखिए, फिर हम बात करते हैं मतलब क्या है इसका। इसके नीचे एक और लाइन लिख रही हूं, वो भी लिख लेना। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने एक शब्द, कॉम्बिनेशन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज अ कंजप्शन है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या GST इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये रावत मिष्ठान, नाम सुना है ना, रावत मिष्ठान है ना, थोड़े दिन पहले उनकी कचौरी में छिपकली निकली थी, याद है ना। हाँ, मतलब वैसे इनकी कचौरी फेमस होती है, ठीक है, पर ऐसी घटना हुई थी। हाँ, तो ये रावत मिष्ठान है और अभी शादी हो रही है कटरीना कैफ की। ठीक है, और विकी कौशल जी की शादी हो रही है कटरीना कैफ के साथ। ठीक है, अब रावत मिष्ठान भंडार को ऑर्डर मिला। रावत मिष्ठान भंडार कहाँ है, राजस्थान में है ना। और मान लेते हैं इनकी शादी हो रही है मुंबई में, हुई तो राजस्थान में ही थी, पर मान लेते हैं, हाँ, उदयपुर में नहीं हुई थी, सवाई माधोपुर में फोर्ट है वहां हुई थी। ठीक है, सो मुंबई में मान लेते हैं इनकी शादी हो रही है और रावत मिष्ठान भंडार से घेवर का ऑर्डर आया है, रावत मिष्ठान भंडार को घेवर का ऑर्डर आया है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, राजस्थान, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, मुंबई। दो स्टेट हो गए ना, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब जब रावत मिष्ठान भंडार इसके ऊपर इस सप्लाई को क्या कंसीडर करेंगे, इट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, IGST। ठीक है, मान लेते हैं ये इसके ऊपर GST का रेट है 5%, और कितने रुपए का घेवर सप्लाई हुआ, 10 लाख का। ठीक है, रेट ऑफ GST कितना है, 5%। कितना लगेगा, 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000।
50 जारी होगा ना, हाँ 5%, कोई बात नहीं, 10,50,000। और ये कौन सा टैक्स लगा है? IGST। ठीक है, कौन लेवी और कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन आधा किसको देना है? डेस्टिनेशन स्टेट को, कंजप्शन स्टेट को। सप्लाई कहां कंज्यूम हो रही है? महाराष्ट्र में। सप्लाई कहां डेस्टाइन हो रही है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 50,000 का IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करेगी, और उसमें से 50 में से 25,000 कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आधा 25,000 किसको दे देगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, डेस्टिनेशन स्टेट को। हो गया ना ड्यूअल GST, आधा आधा दोनों को मिल गया। अब यहां पे समस्या क्या थी? आधा कौन से स्टेट को दे। इसके लिए क्या किया गया? एक थंब रूल बनाया गया। और व्हाट इज द थंब रूल? कि ये जो GST है ना, ये डेस्टिनेशन या कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन या कंजप्शन बेस्ड टैक्स? जहां सप्लाई डिस्टाइंड होगी, जहां सप्लाई कंज्यूम होगी, उसी स्टेट को आधा GST जाएगा। अगर ये रूल ना बनाया जाता तो फिर तो राजस्थान और महाराष्ट्र लड़ जाते, बोले कि ऑर्डर तो हमने लिया है, माल तो हम बना रहे हैं, बेच तो हम रहे। तो महाराष्ट्र बोलता तुम बेचोगे किसको जब तक हम तुमसे मंगाएंगे नहीं। ठीक, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? एक रूल डिसाइड करना पड़ा, एक बेस क्रिएट करना पड़ा। और व्हाट इज दिस बेस? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड टैक्स। जहां सप्लाई कंज्यूम होगी वहीं GST भी जाएगा। देखो, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता ना, राजस्थान में ही सप्लाई ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में ही कंज्यूम होती। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक स्टेट में सप्लाई ओरिजिनेट हो रही है और दूसरे स्टेट में सप्लाई कंज्यूम हो रही है। आधा IGST किसे देना है? जहां सप्लाई कंज्यूम होगी, जहां सप्लाई डिस्टाइंड होगी। ठीक है, इसीलिए व्हाट इज द रूल? जहां सप्लाई जाएगी वहां GST भी जाएगा। ठीक है, लिख लो आप भी ऐसा, जहां सप्लाई जाएगी वहां GST भी जाएगा। क्या जरूरत नहीं है, आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये लाइन तो लिखनी है दो, है ना? ये डायग्राम मतलब एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख लो, लगता है लिखना चाहिए तो लिख लो, नहीं तो कोई खास बात नहीं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कोई डाउट? किसी भी तरीके के दिमाग में कोई सवाल? ठीक है, एक ही जगह से दो जगह जा रहा है, दो जगह जा रहा है मतलब आप माने महाराष्ट्र में जा रहा है और बिहार जा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? बिल दो बनेंगे ना, दो बिल बनेंगे। ये तो आइडेंटिफाई होगा ना कितनी सप्लाई महाराष्ट्र की है, कितनी बिहार की है। तो जितनी सप्लाई महाराष्ट्र की है उसके ऊपर आधा IGST महाराष्ट्र को जाएगा, और जितनी सप्लाई बिहार की वहां जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल तो दो ही बनाने पड़ेंगे ना, दो पार्टी होंगी। ओके, क्या? हाँ, यूटी में भी IGST ही लगेगा, चाहे इंटर UT सप्लाई हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो, दो स्टेट हो, दो UT हो, एक स्टेट एक UT हो, सब जगह क्या लगेगा? IGST। ठीक है, सप्लाई, हाँ हाँ हाँ। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह देखना पड़ेगा कि हम बिल किसके नाम पे बना रहे हैं। हाँ हाँ, कि सप्लाई जरूरी है। अगर हमने बिल महाराष्ट्र के नाम से बनाया तो हम ये मानते हैं कि हमने जो सप्लाई की, मेरे को क्या पता आप कहां भेजोगे, मेरे हिसाब से तो सप्लाई कहां डेस्टाइंड है? महाराष्ट्र में डेस्टाइंड है बस। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और कि अब इसी ये जो जितना भी आपने कंटेंट लिखा है उसके नीचे एक और बात कि
दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर are treated as state for GST law. Delhi, Jammu and Kashmir treated as state for GST law. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश, जिनको सेंट्रल एडमिनिस्टर करती है। लेकिन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर इनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, है ना, जानते ना, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके खुद के मुख्यमंत्री है। इसीलिए दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है? स्टेट। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका इंप्लीकेशन कैसे होगा? मान लीजिए सप्लाई हो रही है करोल बाग से लाजपत नगर, दोनों दिल्ली में, करोल बाग भी दिल्ली में, लाजपत नगर भी दिल्ली में। हम इसे सेम यूटी नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? सेम स्टेट। क्यों बोलेंगे सेम स्टेट? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दर्जा दिया गया? स्टेट का। इसीलिए ये सप्लाई कैसी मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट मानी जाएगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार होता तो वो सेम यूनियन टेरिटरी होती, लेकिन दिल्ली को क्या माना गया? स्टेट। इसीलिए क्या माना जाएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, कारण दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, अपने मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया है फॉर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं? क्या? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क यह है कि क्योंकि इनका स्टेट लेजिस्लेचर है इसीलिए इन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया, इसीलिए यहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। सीजीएसटी का साथ कौन देगा? एसजीएसटी। रेशो में कोई फर्क नहीं है, वही 1:1 का रेशो है। ठीक है, अच्छा, एक जीएसटी लॉ। ठीक है, जीएसटी एक्ट करके कोई चीज नहीं है। जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, ऐसे जीएसटी एक्ट करके कोई चीज नहीं है। जीएसटी इज अ ग्रुप ऑफ एक्ट, इसीलिए क्या कहा जाता है? इट इज अ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में कई सारे एक्ट आते हैं। कौन कौन से एक्ट आते हैं? सीजीएसटी एक्ट आएगा, एसजीएसटी एक्ट आएगा, यूटीजीएसटी एक्ट आएगा, आईजीएसटी एक्ट आएगा, और एक जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट होगा। ठीक है, और सभी एक्सक्यूज मी 2017 लिख लो आप भी ऐसा। इसीलिए कभी भी एग्जाम में जीएसटी एक्ट नहीं लिखना है, जीएसटी एक्ट कोई चीज ही नहीं है। जीएसटी लॉ में ये सारे एक्ट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट।
ठीक है, ओके। और आप जब भी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, उन पे अलग अलग जीएसटी रेट लगती है, ठीक है। इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी परसेंट जीएसटी रेट है? 5 है। 0%, 5%, 12, 18, 28, ठीक है। ये 5 स्लैब रेट हैं। कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल जैसे ज्वेलरी पे एक 3% और लगता है। अगर ज्वेलरी जैसे आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 0 से लेके 28%, इसे कहते हैं, ये क्या है? जीएसटी रेट रेंज। ये जीएसटी रेट्स की रेंज है। मतलब अब ये है ना, ऐसा नहीं कोई 4% या 11% कोई रेट नहीं होगी। 0 होगी या 5 होगी या 12 या 18 या 28। 0% रेट वो रेट्स हैं जहां पे सरकार जिन चीजों को जीएसटी के दायरे से फ्री रखना चाहती है। 5% रेट यूजुअली किसके ऊपर है? दवाइयों के ऊपर, दूध, ब्रेड, खाने पीने के सामान के ऊपर, हाँ, रेस्टोरेंट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी 5% रेट है, ठीक है। 12 और 18% रेट किसके ऊपर है? सर्विसेज की रेट है यूजुअली। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री की 18% रेट है, आप रिपेयर मेंटेनेंस कराने जाओ 18% रेट है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर 12% रेट है। तो यूजुअली सर्विस सेक्टर की जो रेट होगी 12 या 18। अब आप मार्केट में कोई भी सर्विस ले लेना, आप अपनी गाड़ी की रिपेयर कराने चल जाओ, बिल बनेगा 18% जीएसटी के साथ बनेगा, राइट। 28% रेट किसके ऊपर है? कार्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, इनके ऊपर 28% रेट है। तो किस चीज के ऊपर कौन सी रेट लगेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमारी जानकारी के हिसाब से हमें यह पता है, ये स्लैब है, 5 स्लैब्स है, इनमें से कोई भी रेट किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगेगी। एग्जाम में हमें हमेशा जीएसटी रेट गिवन होगी, नहीं तो हम तो ऐसे बेचारे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हजारों प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, किस किस की याद रखेंगे। तो एग्जाम में सवाल में हमेशा जीएसटी रेट गिवन होगी। आपको बताने का पर्पज ये, जीएसटी एक ऐसा लॉ है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड रहता है। अब आप कोई भी सामान खरीद के लेके आओ, अगर पक्के बिल के ऊपर सामान है तो आप देखना उनमें से उसके ऊपर जो रेट है वो इनमें से कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। आप डीमार्ट पे चले जाओ, यूजुअली हर प्रोडक्ट पे लगभग 5% की रेट होती है। तो अब आप नोटिस करना, जब भी कोई सामान खरीदो तो इनमें से कोई रेट उसके ऊपर है होगी, अगर जीएसटी लग रहा है तो, ठीक है। नाउ अब आज की आखिरी बात, और 0% रेट लगती है जहां पे जिन चीजों को सरकार इंटेंशनली एंड कंज्यूमर पे जीएसटी का बर्डन नहीं डालना चाहती। जैसे फॉर एग्जांपल अनब्रांडेड आटा है, ठीक है, अनब्रांडेड दूध दही छाछ है, उन पे 0%, खाने पीने का सामान है उन पे 0% रेट लगती है। मतलब फर्क कैसे है? आप अनब्रांडेड आटा खाएंगे 0%, अनब्रांडेड मतलब पड़ोस में गए चक्की से लेके आए। आशीर्वाद आटा होगा तो 5%, सरस की छाछ पिएंगे तो 5%, पास वाली दूध की डेयरी से लाके पिएंगे तो 0%, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से प्रोडक्ट को महंगा सस्ता बनाती है। अभी उस दिन हमने पॉपकॉर्न के ऊपर बात भी की थी, न्यूज़पेपर में था कि आइनॉक्स में जाएंगे, प्लेन सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाएंगे तो 5%, कैरेमलाइज्ड खाएंगे तो 18%, ठीक है। तो सरकार इस तरीके से डिफरेंट चीजों के ऊपर महंगा सस्ता बनाने के हिसाब से रेट वेरी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर, एंड कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए कल से मेन स्ट्रीम टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो जो हमने बातें की वो हम यहाँ पे, ये नोट्स हैं आपके, इस तरीके के प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। ये टॉपिक्स मैंने आपको क्लास नोटिंग में नोट भी कराए हैं, ठीक। मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि नोट्स में कैसे लिखा हुआ है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला ऑफ जीएसटी है, मैंने आपको बताया था कि हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तो हम 50 नंबर के इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 40 मार्क्स का जीएसटी है और 10 मार्क्स का कस्टम है। इस 40 मार्क्स के जीएसटी में से ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है कितने नंबर का है?
5 नंबर का। एग्जाम में इस टॉपिक में से 5 से 7 नंबर तक का वेटेज रहता है, 8 भी आ सकता है। जैसे इस अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, जबकि इंस्टीट्यूट के बाइफर्गेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड वेटेज क्या है, 5। तो ये आपके साथ इंस्टीट्यूट आई स्पाइस खेलता रहता है। आई स्पाइस समझते हैं, बचपन में खेला, हाँ, छुपन छुपाई। तो ऐसे बोलेगा आपको 5 नंबर का वेटेज है, 7 नंबर तक खींच खांच के 8 नंबर तक का सवाल भी आ जाता है। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है लॉ में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको डिस्क्राइब करने को चीजें मिलेंगी। ये हमने पढ़ा था ना, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के पापा कौन है, सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स के पापा कौन है, सीबीआईसी। पापा है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमने नोट किया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ठीक है। कुछ क्लास नोटिंग है 1-1.5-2 पेज की, शुभम वो करनी पड़ेगी, ठीक है, किसी से भी ले लीजिएगा। अगर आप वो जो बैकअप है उसमें है तो वहां पे लिखा होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी से लेने की जरूरत है, ओके। इसके बाद आप देखिए, हमने आर्टिकल 265 के बारे में बात की थी कि कोई भी टैक्स लेवी और कलेक्ट नहीं होगा जब तक कि ऐसी अथॉरिटी किसके द्वारा ना दे दी जाए, लॉ के द्वारा। आर्टिकल 246 में हमने बात की थी, सेंट्रल और स्टेट को पावर दी गई किस मैनर में, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 कितने हिस्सों में बटा है, 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि भारत में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लाना था और ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लाने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर देनी थी। दोनों को पावर ना तो हम यूनियन लिस्ट से दे पा रहे थे, ना स्टेट लिस्ट से और ना कॉन्करेंट लिस्ट से, इसीलिए उसके लिए क्या लाया गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी, 8 सितंबर 2016 को, है ना। हमारे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। ये डेट, ऐसे हर चैप्टर में डेट नहीं है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में डेट है, और ये डेट हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में जो गिवन है, कारण 30 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 सवाल उसमें होंगे, 2 नंबर का 1 सवाल होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चैप्टर में से जब एमसीक्यू आते हैं तो वहां पे डेट भी कई बार आ जाती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्रेसिडेंट से असेंट कब मिली। तो ये कुछ 4-5 डेट्स हैं, वो इसी चैप्टर में है, वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट एग्जिस्टेंस में कब आया, 16 सितंबर। 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने हाँ बोला और 16 सितंबर को ये एग्जिस्टेंस में आया। और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक बड़ा काम क्या किया था, आर्टिकल 246A क्या जोड़ा था, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A का सबसे बड़ा काम क्या था, क्या किया आर्टिकल 246A ने, सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दी, सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दी। किस बात की पावर दी, जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने की और टैक्स लगाने की। ये सब क्लास में हमने वो जो 1-2 पेज हमने नोट किए उसमें सब बातें ये लिखी हुई है, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास। किसके पास है, सेंट्रल के पास। और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल कौन सा टैक्स लगाता है, आईजीएसटी, ठीक है। और यह भी क्लैरिफिकेशन दिया आर्टिकल 246A ने कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। कब आएंगे, जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। बस अभी तक हमने यही पढ़ा है, आगे की बात अगली क्लास में। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है किसी को?